नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करने के लिए हम आमने सामने हैं। आज हमारे देश ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस गणतंत्र दिवस में हम लोग भारत अपनी हर वर्ष जो परेड होती है उसमें भारत अपने पराक्रम का प्रदर्शन एक सामने रखता है। पूरा विश्व देखता है कि भारत के पास क्या पराक्रम है। अब से ठीक 3 दिन पहले 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म जयंती पर भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाया था। सुभाष के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। वैसे ही जैसे 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अब आगे से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए ही मैं आज आपके सामने आया हूँ। हमारे देश में लोग नेताजी के विषय में उनका नाम सबने सुना है। यह भी सबने सुना है कि नेताजी ने विदेश में भारत के बाहर की धरती में आज़ाद हिंद फौज एक सेना खड़ी की और भारत की आज़ादी के लड़ते रहे। पर उनका जो चरित्र था, उनका जो व्यक्तित्व था, उसका विकास कैसे हुआ? नेताजी सुभाष का यह जो चारित्रिक गठन था उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? वह कैसे, वो जो इनका जो एक ऐसा पराक्रमशाली उनका एक व्यक्तित्व था कि आज भी नेताजी सुभाष का नाम जब सामने आता है या कानों में पड़ता है, हम जब सुनते हैं तो एक अपने भीतर भी एक पराक्रम की अनुभूति होती है। और एक समय था जब हर भारतवासी यह चाहता था कि नेताजी भारत लौट आए और भारत की बागडोर संभालें, क्योंकि उनसे अधिक लोकप्रिय नेता भारत में शुरू के दशकों में उनसे अधिक लोकप्रिय कोई नहीं था। और उनके पीछे और उनकी इस लोकप्रियता को और उनके इस ऐतिहासिक जो उनका योगदान था भारत के स्वाधीनता संग्राम में, उसको दबाने की पूरी कोशिश की गई, हर तरह से कोशिश की गई कि नेताजी सुभाष का नाम इतिहास के पन्नों में खो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो आज भी भारत के जनमानस में जीवित है। आइए थोड़ा सा सुभाष के जीवन की परिक्रमा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व कैसे निर्मित हुआ। सुभाष का जन्म 1897 में हुआ था, उड़ीसा के कटक में। इनके पिता वकालत करते थे, जानकीनाथ बोस, और अच्छे वर्धिष्णु परिवार था। वहीं उनकी आरंभिक पढ़ाई लिखाई हुई। जब सुभाष बड़े हुए, उनके पढ़ाई में उनकी शुरू से उनकी कुछ आध्यात्मिक रुचि थी, उनकी आध्यात्मिक, उनका मन आध्यात्मिक तरह जाता था। और लगभग 15 वर्ष की आयु में वे स्वामी विवेकानंद के साहित्य के संपर्क में आए। विवेकानंद का साहित्य पढ़ा उन्होंने। स्वामी विवेकानंद 1902 में उनका देहांत हो चुका था। उस समय सुभाष मुश्किल से 5-6 वर्ष के रहे होंगे, इसलिए उनका सीधा प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ना संभव नहीं था। पर जब थोड़ा बड़े हुए, और वह ऐसा युग था जब क्रांतिकारी सब उस देश में विवेकानंद के प्रभाव से बहुत अधिक उद्वेलित थे
और उनका प्रभाव इतना अधिक था कि जो भी क्रांतिकारी पकड़ा जाता था उसके पास विवेकानंद का साहित्य मिलता था। सुभाष ने भी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा और वो इस प्रकार उसमें प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया। विवेकानंद का जो उपदेश थे उसमें देश के भक्ति तो थी ही, साथ में सेवा को भी उन्होंने एक बहुत बड़ा आयाम दिया था, जो मैंने अपने पिछले स्वामी विवेकानंद के चर्चा में उल्लेख भी किया था। तो उन्होंने सुभाष ने ये सोचा कि सेवा ही करना है और यही जीवन का उद्देश्य है। तो उन्हीं दिनों जाजपुर एक स्थान था, कहीं पर वहाँ पे कॉलेरा का एक महामारी फैल गई। उन्हें सेवा का यह मौका मिला और वो बिना बताए घर से वहाँ चले गए और कई महीनों तक वहाँ रह कर के जो बीमारों की सेवा करते रहे और इससे उन्हें बहुत उन लोगों में वो लोकप्रिय भी हुए। कई महीने बाद जब घर वापस आए तो पिता अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि बिना बताए चले गए तो किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ गया, क्या कर रहा है। जब वापस आए तो पिताजी बड़े क्रोधित थे। उन्होंने फिर उनको वहाँ से हटाया और कलकत्ता भेज दिया पढ़ने के लिए। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनको भर्ती कर दिया गया। कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज सबसे बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज था, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज उस समय था। सबसे अधिक मेधावी छात्र वहीं पढ़ा करते थे और उन्होंने फिर वहीं से अपना मैट्रिकुलेशन किया, फिर इंटरमीडिएट भी किया और बहुत जब उन्होंने किया वो पूरे उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही ये सब परीक्षाएं होती थी और पूरे विश्वविद्यालय में उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद उन्होंने बीए में दाखिला लिया, बीए पढ़ना शुरू किया। बीए पढ़ते पढ़ते उनका एक घटना, वो छात्र नेता के रूप में उभरने लगे। एक घटना बहुत विख्यात है उनके लिए, उनके बारे में, कि वो अंग्रेज एक प्रोफेसर था ओटन, वो बड़ा दाम्भिक और इस प्रकार का था कि भारतीय छात्रों का हमेशा अपमान किया करता था। तो एक बार कुछ भारतीय छात्रों ने उसको घेर लिया और उसकी पिटाई की और यद्यपि उसकी पिटाई करने वाले छात्रों में सुभाष स्वयं सम्मिलित नहीं थे, पर स्कूल के मैनेजमेंट को ये पूरा विश्वास था कि इस पूरे कार्य के पीछे सुभाष का हाथ है और उसी ने प्लान किया है और उसी ने सबको उकसाया है सब करने के लिए। तो सुभाष वहाँ से रस्टिकेट कर दिए गए। आप जानते हैं रस्टिकेट का अर्थ, उस समय किसी कॉलेज से रस्टिकेट होने का अर्थ होता था कि उस कॉलेज में तो नहीं, वो किसी और कॉलेज में भी उसको दाखिला नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार सुभाष का 1 वर्ष उसका समय नष्ट हुआ, परंतु उसके बाद फिर सर आशुतोष मुखर्जी के हस्तक्षेप से वो हटाया गया और उन्होंने फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने बीए पास किया। बीए पास करने के उपरांत वो एमए पढ़ना चाहते थे, परंतु फिलोसॉफी में उन्हें बीए पास किया था। परंतु उनके पिता की इच्छा थी कि वो आईसीएस की परीक्षा दें। उसमें इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेज़ों का एक सबसे बहुत ही एक प्रतिष्ठित नौकरी थी। जैसे आज आईएएस है, उस समय आईसीएस होता था। कोई आईसीएस बन जाए तो उसके लिए वो एक ऐसी नौकरी थी बिल्कुल राजसिक। और तो वो इंग्लैंड गए, आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड में ही होती थी, तो उनको इंग्लैंड भेजा। 5 महीने की समुद्र यात्रा के बाद वो इंग्लैंड पहुँचे। इंग्लैंड पहुँचने के बाद वो परीक्षा देने के लिए वहाँ पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और आईसीएस की परीक्षा देने के लिए उनके पास केवल 8 महीने का समय था। उस समय वो उन्होंने तैयारी की और आईसीएस की परीक्षा दी और मेरिट में वो 4थे स्थान पर रहे। भारत लौट करके आए और उन्होंने आईसीएस की नौकरी ज्वाइन की।
पर वो जानते थे कि यह नौकरी उनके लिए नहीं है। उन्हें मालूम था कि हमारे देश में त्याग का ही महत्व है, और अगर इस देश की जनता का हृदय जीतना है, उनका विश्वास पाना है, तो त्याग करना पड़ेगा। आईसीएस की नौकरी करते हुए वे राजनीति और अंग्रेज़ों की विरोधिता नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और यह उनके त्यागपत्र ने एक बड़ा आलोड़न पैदा किया, क्योंकि उस समय आईसीएस की नौकरी एक ऐसी नौकरी थी जिसको इस तरह से छोड़ देना कोई सोच ही नहीं सकता था, और क्योंकि वह बिल्कुल राजा की नौकरी थी, उसमें नौकरी को छोड़ देना एक अद्भुत उनके लिए, लोगों के लिए था कि इसने सचमुच इसने बहुत बड़ा त्याग किया। उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और वो देशबंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने मिलकर के स्वराज्य पार्टी का स्थापना की। गांधी जी उस समय गांधी जी लोकमान्य तिलक के देहांत के पश्चात गांधी जी ही कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए थे। परंतु 1924 में जब चित्तरंजन दास का देहांत हो गया तो एक तरह से वैक्यूम हो गया और सुभाष अकेले पड़ गए। फिर वो गांधी जी के साथ जुड़े और कांग्रेस आंदोलन के साथ जुड़े, और उसके बाद का जो है इतिहास काफ़ी लोग जानते हैं। अपना जो गांधी जी से उनका बहुत स्पष्ट उनका मतभेद धीरे धीरे उभरने लगा, क्योंकि गांधी जी का जो स्वाधीनता के प्रति जो दृष्टिकोण था उससे सुभाष सहमत नहीं थे। सुभाष चाहते थे कि पूर्ण स्वाधीनता के लिए आंदोलन किया जाए, पूरी आज़ादी के लिए, जबकि गांधी जी चाहते थे होम रूल या इस प्रकार के अपनी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए अधिक अधिकारों की मांग, इन सब फिरों में वो चल रहे थे। पर सुभाष इन सब चीज़ों में उनका विश्वास नहीं था। वो पूर्ण स्वाधीनता के लिए लड़ना चाहते थे। इसी को लेकर के धीरे धीरे एक विरोध शुरू हुआ। पर गांधी जी ने ही सुभाष को अपनी तरफ रखने के लिए 1938 में 1938 में उनको कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया और वो अध्यक्ष चुने गए। तो हरिपुरा में गुजरात के पास, गुजरात में एक स्थान है, वहाँ पर कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ, जिसमें वो अध्यक्ष के रूप में वहाँ पहुँचे। और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए 51 बैलों की गाड़ी, 51 बैलों के से जुता हुआ एक बैलगाड़ी को सजा कर उनको उसमें बिठाकर ले जाया गया, और 51 द्वार बनाए गए थे जिसमें से उनका काफिला गुजरा। इतना भव्य स्वागत उस समय किसी ने नहीं देखा था एक कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। यह हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में उन्होंने जो भाषण दिया था वह भी बहुत उसमें उन्होंने गांधी जी की बहुत प्रशंसा भी की, और इस प्रकार से एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। पर उसके 1 साल बाद ही फिर आपस में मतभेद बढ़ गया। 1939 में 1939 उसमें फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। इस बार गांधी जी किसी और को, पट्टाभी सीतारामैया को मनोनीत करना चाहते थे, पर सुभाष ने निर्णय किया कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लड़े और जीत गए। गांधी जी ने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, और उसके बाद रस्साकसी शुरू हो गई। गांधी जी से उनका विरोध बिल्कुल प्रकट हो गया। वो इस प्रकार से हो गया कि फिर गोविंद वल्लभ पंत और बाकी जो जितने भी गांधी अनुयायी थे, वल्लभ भाई पटेल और सभी जितने, नेहरू इत्यादि, एक तरह से सभी का असहयोग शुरू हो गया। अंततोगत्वा सुभाष को वहाँ से
त्यागपत्र देना पड़ा अध्यक्ष पद से, और उन्होंने फिर अपनी अलग पार्टी गठित की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद वो फॉरवर्ड बना करके पूरे देश में भ्रमण करते रहे और इसका कराते रहे, देश को पूर्ण आज़ादी के लिए तैयार कराने के प्रयास करते रहे। पर इससे पहले की एक घटना पर भी मैं आप लोगों का ध्यान लाना चाहूँगा। बीच में सुभाष काफ़ी बीमार पड़ गए। सुभाष को एक बार जो बर्मा के मंडाले जेल, बर्मा जो आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ के मंडाले जेल में उनको भेज दिया गया था 1 साल। वहाँ रहते हुए उनको टीबी हो गई, तो उनको चिकित्सा के लिए विदेश जाना पड़ा, वियना। और 1933 में वो वियना पहुँचे, तो वहाँ उनका इलाज चल रहा था। वियना में उनकी भेंट हुई विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल और नेताजी सुभाष की बहुत गहरी उनके सामंजस्य हुआ। विट्ठल भाई पटेल सुभाष से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने वहाँ पर एक इस स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक समिति, एक कार्य योजना बनाने का फैसला किया। विट्ठल भाई पटेल की वहीं वियना में उनका देहांत हुआ, पर उससे पहले उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर इस भारत स्वाधीनता आंदोलन को चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनाकर उसके ट्रस्टी सुभाष को बनाया और उस ट्रस्ट को उन्होंने अपनी सारी संपत्ति वसीयत कर दी, लिख दी। पर शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि उनके छोटे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम से आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है, सबसे ऊंची मूर्ति, इन्होंने कानूनी दांव पेच डाल करके वह पैसा सुभाष के ट्रस्ट को प्राप्त नहीं होने दिया। और सुभाष विरोधियों में से वो भी उन्होंने भी एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। अपने ही बड़े भाई द्वारा दान किए हुए उस पैसे को सुभाष के ट्रस्ट में उन्होंने पहुंचने नहीं दिया। वो मुकदमा लड़े, मुकदमा जीते कानूनी दांव पेच के माध्यम से, और वो पैसा उनको नहीं मिला। खैर, सुभाष को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह वापस आए देश में और उन्होंने अपना यह सब जो राजनीतिक उनका जो कार्यक्रम चल रहा था आगे बढ़ता रहा। कांग्रेस से अलग हो जाने के बाद फिर उनको लगा कि अब यहाँ, चूँकि यहाँ भारत में गांधी जी का ही राजनीतिक दबदबा इतना अधिक था, उन्हें लगा कि भारत के बाहर जाकर के कुछ करना पड़ेगा। तो उनको नज़रबंद कर रखा था। फिर वो 1941 में भारत से अंग्रेज़ों को चकमा देकर के कैसे निकले, यह भी एक बड़ी लंबी कहानी है। और किस प्रकार से वो जर्मनी पहुँचे। फिर जर्मनी में वो लगभग 2 साल रहे, तो वहाँ पर उन्होंने पूरा एक संगठन खड़ा किया। फिर 1943 में उनको साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पर जो रासबिहारी बोस ने जो जापान की मदद से पूरा एक भारतीय संगठन तैयार किया था, वहाँ से उनको बुलाया कि अब आप आकर के इसका नेतृत्व स्वीकार करो। तो जर्मनी से पनडुब्बी के माध्यम से इतने बड़ी, जिस समय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और विश्व युद्ध के दौरान हवाई जहाज़ से यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए पनडुब्बी से वो इतनी लंबी यात्रा करके पहुँचे और सिंगापुर वहाँ पहुँच करके फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नेतृत्व संभाला। और फिर ऐसा फिर आगे की कहानी भी आप सब अधिक सुन चुके हैं, किस प्रकार से उन्होंने किया। फिर उन्होंने प्रोविजनल 1943 में ही उन्होंने अस्थाई सरकार की घोषणा की, आज़ाद भारत की, और वो उसके प्रमुख थे। उस सरकार को जर्मनी और जापान सहित 9 देशों ने मान्यता दी। इस प्रकार नेताजी सुभाष भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और उस प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार
को चलाते हुए उन्होंने पूरी बाकायदा उसके रेडियो स्टेशन चलते थे, आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन, सिंगापुर, बैंकॉक, रंगून इत्यादि बहुत से स्थानों में, और वहाँ से उनका ब्रॉडकास्ट होता था। फिर जब जापान में हिरोशिमा में एटम बम गिरा और जापान ने सरेंडर कर दिया, तब उनको उनका जो यह अभियान था आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेज़ों को भगाना। और एक बात और भी थी कि सबसे पहले उन्होंने अंडमान निकोबार जो 2 द्वीप थे, आज़ाद हिंद फौज के इस प्रोविजनल सरकार के प्रधान होते हुए उन्होंने उन दोनों द्वीपों को आज़ाद करा लिया था, और वहीं पर सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था। तिरंगे में वही 3 रंग थे, अंतर केवल इतना था कि उसमें बीच में चक्र की जगह शेर की आकृति थी, बाघ, स्प्रिंगिंग टाइगर जिसे कहते हैं। और वो इस प्रकार से जो सबसे पहला आज़ाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था वो अंडमान निकोबार में फहराया गया था, और नेताजी ने उस तिरंगे झंडे को सैल्यूट किया था। तो इस प्रकार फिर 1945 में उन्होंने फिर यह तय किया कि वो रशिया जाएंगे। रशिया जाने के लिए निकले, फिर साइगॉन में से चले, फिर उनका 18 अगस्त 1945 को तथाकथित प्लेन क्रैश में उनका देहांत हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। पर आज भी उनका वह मृत्यु रहस्य में डूबा हुआ है, जिसको 3 कमीशन बनने के बाद भी सुलझा नहीं। पर अब आइए नेताजी के चरित्र गठन के पीछे जो हमने आरंभ में जो बात कही थी उस पर एक बार वापस आते हैं कि नेताजी का जो यह एक अद्भुत अदम्य चरित्र था, साहस था, इसके पीछे सबसे अधिक प्रभाव किसका था? जो मैंने आपको बताया 15 वर्ष की आयु में वो विवेकानंद के साहित्य के संपर्क में आए थे, और फिर उसके बाद वो एक बार इतने अधिक प्रभावित हुए कि वो गुरु की खोज में निकल पड़े, हिमालय में भ्रमण करते रहे, परंतु विवेकानंद जैसा गुरु न मिल सकता था, न मिला। हताश होकर वापस आ गए, फिर पढ़ाई में मन दिया, फिर राजनीति में आ गए। तो विवेकानंद का प्रभाव उनके ऊपर ऐसा ज़बरदस्त था कि ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के लोगों को शायद नहीं मालूम, कम ही लोगों को मालूम होगा कि सुभाष एक प्रकार से समझ लीजिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिध्वनि थे, उनकी प्रतिछाया थे। जिन्होंने भी विवेकानंद का अध्ययन किया है और सुभाष की रचनाओं को भी अध्ययन किया है, वो लोग देख सकते हैं कि सुभाष की जो वाणी है, विश्वास ने जो कुछ कहा है, वो एक प्रकार से विवेकानंद की वाणी का ही एक प्रकार से पुनः प्रसारण है। विवेकानंद और सुभाष, स्वामी विवेकानंद ने यदि गेरुआ वस्त्र न पहना होता तो वो जो होते वही थे सुभाष चंद्र बोस। और जब सुभाष की वह ललकार सुनते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तब विवेकानंद की वह बात याद आती है जब उन्होंने भारत के युवाओं को पुकार कर कहा था, भूलना मत तो माँ के चरणों में बलि प्रदत्त हो। तो जो सुभाष ने जो कुछ भी कहा वह एक प्रकार से विवेकानंद की वाणी का ही एक पुनः प्रकाश था। उनका चरित्र बिल्कुल वैसा ही था, वैसा ही जुझारू, वैसा ही पराक्रम, युद्ध करने का, देश की स्वाधीनता में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देने का वह जो जज्बा, वह जो एक पूरा संकल्प, एक मानसिक भाव कि मुझे देश के लिए सब कुछ कर देना है, और उनका वह नेतृत्व का अद्भुत नेतृत्व क्षमता कि वो जब भाषण देते थे तो लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यहाँ पर बर्मा में उन्होंने अपना संगठन शुरू किया तो भारतीयों को, वहाँ के स्थानीय भारतीयों को इकट्ठा करना शुरू किया, तो लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया उनको। अपना औरतों ने अपने अपने गहने खोल करके सब आज़ाद हिंद फौज के खजाने में दे दिया।
और जिससे उनका खर्चा चल सके। ऐसा अद्भुत जो आंदोलन में ऐसा अद्भुत लोगों का जुड़ना आश्चर्यजनक था। और दूसरी बात जो विशेष रूप से देखने में मिलती है, गांधी जी जीवन भर रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करते रहे, परंतु कभी भी मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पाए। परंतु नेताजी के आज़ाद हिंद फौज में मुसलमान भी थे। शाहनवाज खान, हबीबुर रहमान वो व्यक्ति था जो नेताजी के उस हवाई जहाज़ जिसमें क्रैश हुआ था, वह एकमात्र चश्मदीद गवाह था, जिसके गवाह के कारण ही आज भी सारे जितने कमीशन बैठे हैं सब इस बात को मानते हैं कि उनका देहांत हुआ था। हबीबुर रहमान के बारे में यही माना जाता है कि नेताजी का उसको इंस्ट्रक्शन था कि वह सच नहीं बताएगा, तो उसने कभी भी सच नहीं बताया। बाद में हबीबुर रहमान पाकिस्तान चले गए, परंतु नेताजी के साथ जब तक रहे वो उसके इतने वफादार थे कि नेताजी के आदेश का उन्होंने आजीवन कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। उनके एक शाहनवाज खान भी उनके लेफ्टिनेंट थे। ये तीन लोग, यहाँ पर ट्रायल हुआ था इनका लाल किले में। शाहनवाज खान, ढिल्लो और एक और थे, एक मुसलमान, एक सिख और एक हिंदू, सहगल, तीसरा था सहगल। एक शाहनवाज खान, दूसरा ढिल्लो, तीसरा सहगल। ये तीन लोगों का ट्रायल मुकदमा लाल किले में चला था जब सरेंडर के बाद। और इनका मुकदमा लड़ने के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू ने अपना बैरिस्टर वाला गाउन फिर से पहना था। बड़े बड़े वकीलों ने इनके पक्ष में मुकदमा लड़ा। और उस समय इतना ज़बरदस्त एक भावना की लहर पूरे भारत में थी कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में, कि आज़ाद हिंद फौज अगर उस समय पहुंच गई होती तो उसी की वजह से अंग्रेज़ को देश छोड़ना पड़ा। और कोहिमा तक आज़ाद हिंद फौज पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी वक्त जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो फौज की सप्लाई बंद हो गई और आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। यह देश का दुर्भाग्य ही था कि एक सुभाष को हम अपने पहले प्रधानमंत्री के रूप में यह देश पा नहीं सका। अगर पाया होता तो देश का स्वरूप ही अलग होता, बिल्कुल दूसरा ही भारत आज विश्व के सामने होता। और हम लोग सुभाष को याद रखें और उनके जो योगदान है हमारे देश के लिए और भारत के लिए, उसको इतिहास में गुम न होने दें। हमारे बच्चों को उसको बताएं, सिखाएं और उसको परिचित कराएं कि यह सुभाष कौन थे, क्या थे और हमारे देश के लिए क्या थे। आज भी सुभाष का नाम सुनते ही एक बार अपने रगों में विद्युत तरंग खिल जाता है। तो मैं आज के इस गणतंत्र दिवस पर और पराक्रम दिवस पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सुभाष के बताए गए सपनों का भारत को आगे निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।